यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे साइंस में जो हमारा लास्ट टॉपिक चला था थॉमसन मॉडल। उसके आगे जो हमारे पास भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी और लिमिटेशंस के बाद में नए साइंटिस्ट आएंगे जो आएंगे रदरफोर्ड। वो हमारे उसके आगे जो एटम किस तरीके से उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस रह गई थी। क्या लिमिटेशंस थी उनको हम देखते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड एन एटम टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने क्या माना? पूरे एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का एटम माना, यानी कि स्फीयर माना। अब पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर माना तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर का मतलब क्या हो गया? उस पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरीके से गलत साबित हो गया। क्योंकि जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनका एक्सपेरिमेंट इसको फॉलो नहीं कर पाया। फिर बाद में अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स मॉडल द मास ऑफ एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी किसी भी एटम का जो मास होता है वो पूरी तरीके से उसमें फैला हुआ माना जाता है। मतलब हर जगह पे उसका मास होगा, इक्वल रूप से फैला हुआ होगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो अपने पास एटम होता है उसका जो ज़्यादातर मास होता है, मतलब सारा मास लगभग न्यूक्लियस पे होता है। यानी जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के यहाँ पे जो होता है क्या, सारा जो मास होता है एटम का वो फिक्स रहता है। तो ये तो बात थी कि इनकी दो जो कमियां रह गई। और फिर बाद में आए हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट। इन्होंने क्या करा, एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, जो गोल्ड फॉइल होती है, जो सोने की पतली झिल्ली, यानी जितनी पतली हो सके उसको पतला करके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स भेजे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम से बने हुए पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनको भेजने के लिए क्या होता है, अपने पास सोर्स होगा। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल सोर्स के थ्रू क्या करा, जो गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर उन कणों की बौछार करा दी, यानी उन कणों को उसके ऊपर भेज दिया, बहुत सारे कण। फिर एक्सपेरिमेंट करा कि भाई क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व करा उसके बारे में। तो अपन देखते हैं। रदरफोर्ड बोmbarded a thin sheet of gold foil with alpha particles in an इवैक्यूएटेड चेंबर। उन्होंने एक चेंबर लिया और जो चीज ये हमारा जो बना हुआ है क्या है, पूरा एक चेंबर है। ये जो चेंबर बना हुआ है जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से भेजे और बीच में क्या रख दी इन्होंने, एक गोल्ड फॉइल रख दी, ताकि अल्फा पार्टिकल जो हो इससे टकराएं। और टकराने के बाद इधर उधर अगर जाएगी साइड में, तो टकराने के बाद अगर टकराएंगे जिंक सल्फाइड की लेयर से, तो क्या होंगे, वो एक चमक उत्पन्न करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करा उसको देखते हैं। Most of the alpha particles through the gold foil straight without any change in direction, यानी कि जितने भी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, क्या हुआ, जिस तरीके से आ रहे थे वैसे के वैसे ही सीधे निकल गए। उनके डायरेक्शन में एक भी परसेंट चेंज नहीं हुआ। एक भी परसेंट चेंज नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो अपने पास ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चार अलग अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। वो चारों अल्फा पार्टिकल बीच में ना आकर के चारों ऊपर और नीचे से निकल रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, वो जो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एनी वन इन 1000 पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, यानी कि लगभग 1000 में से एक ऐसा कण था जो क्या हुआ, जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब थोड़ी सी उसने उसकी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। वन पार्टिकल इन एवरी 10,000 रिटर्न बैक, यानी कि लगभग क्या हुआ, 10,000 में से एक जो पार्टिकल था वो क्या हुआ, वापस से उसी डायरेक्शन में लौट कर आ पाया। तो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये है हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर और थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब जगह क्या है, माइनस का चार्ज है और बीच में है प्लस का चार्ज। अब जैसे क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को भेजना स्टार्ट करा। तो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे पूरे एटम में, वो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल निकले तो सीधे निकल गए, यहाँ पे भी निकले तो सीधे निकल गए। लेकिन बीच वाले पोर्शन थोड़ा सा अगर पास आने लगे तो क्या हुआ, वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अपनी डायरेक्शन को उन्होंने थोड़ा सा क्या कर लिया, पहले से चेंज कर लिया।
फिर बीच वाले बिल्कुल सेंटर पे अगर कोई पॉइंट आ गया है, मानो कोई पार्टिकल आ गया है, तो वो क्या होता है टकरा करके वापस से रिटर्न बैक हो जाता है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसके अपोजिट वापस बैक मुड़ करके उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। फिर आगे वाला वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी की जो प्लेन जगह है वहाँ पे क्या हो रहा है पूरे तरीके से अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे पूरे एटम में से निकल रहे हैं ओनली न्यूक्लियस वाली जगह को छोड़ करके। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है पॉजिटिव और न्यूक्लियस का चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भेजने का काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे इस वजह से ही जो पार्टिकल्स क्या हुए एक दूसरे की डायरेक्शन को चेंज कर पाए। तो अपन यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज था और बाकी कहीं पे भी ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। इस वजह से इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन कुछ भी नहीं था। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता, जो अल्फा पार्टिकल है वो यहीं से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब थॉमसन का मॉडल इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, फेल कर दिया। फिर इसके बाद आती है बात कंक्लूजन, इनके थ्रू क्या निष्कर्ष निकले, मतलब रिजल्ट क्या मिला अपन को। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी और होलो। सारे पार्टिकल्स क्या हुए सीधे निकल गए। सीधे निकल गए मतलब सीधा कब निकल सकते हैं, जब उसमें जगह हो जाने की, जगह हो मतलब स्पेस हो। तो यानी कि क्या है, जो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है पूरी तरीके से खाली होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी और होलो, यानी कि ज्यादातर जो स्पेस होगा एटम के अंदर वो पूरी तरीके से खाली होगा। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बाय 90 डिग्री, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुए हैं। दिस शोज दैट एटम हैव हेवी पॉजिटिवली चार्ज इन सेंटर। इसका मतलब ये बताता है कि भाई एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी जगह से पार्टिकल तो सीधे निकल गए हैं, लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए सेंटर वाले जो बीच में जा रहे हैं रिटर्न बैक होकर के उसी डायरेक्शन में लौट गए। इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन वो पॉजिटिव चार्ज वाले और बीच वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से वापस रिटर्न बैक हो रहे हैं। इसका मतलब सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि जो एटम है उसके बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि चारों तरफ तो क्या है वो खाली है और सेंटर में उसके पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक। अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए बहुत कम चांस में बाउंस बैक हुए। वेरी स्मॉल हैंस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल्स थे बाउंस होकर के वापस बैक जा सके। तो इसका मतलब क्या है, जो पूरा एटम है उसमें अपन ने मान लो कि 1000 अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे, उनमें से ओनली एक पार्टिकल ही लौट करके पीछे आया है। यानी कि जो अपने पास न्यूक्लियस होता है उसका जो मास होता है पूरे के हिसाब से, यानी पूरे एटम के अकॉर्डिंग बहुत कम होगा, या फिर उसका जो चार्ज होगा बीच में पॉजिटिव वो कम होगा। अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक was very small hence the volume occupied, इसका जो वॉल्यूम होगा पूरे एटम के हिसाब से क्या होगा बहुत ज्यादा कम होगा, इसलिए क्या है यहाँ पे सेंटर में माना जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द एंटायर मास ऑफ एन एटम लाइज एट द सेंटर, जो पूरे एटम का मास है वो हमेशा सेंटर पे ही पाया जाता है। ये जो इससे पहले थॉमसन का मॉडल था उन्होंने बताया था कि जो एटम का मास है वो हर जगह पे इक्वल रूप से बटा हुआ होगा, बट इन्होंने क्या बताया कि केवल एटम का मास इस सेंटर वाली जगह पे यानी न्यूक्लियस में ही अवेलेबल होगा। तो ये तो थे रदरफोर्ड के कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये पॉइंट्स दिए। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल अगर अपन पूछें तो मॉडल भी हमारे पास यही होगा, और अगर मॉडल ना पूछ करके एक्सपेरिमेंट पूछते तो एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास ये पूरा लिखना होगा। तो ये तो बात होगी हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दे दिया तो उसकी भी कुछ कमियां रह गई होगी, उनकी क्या कमियां रहेगी उनको हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड की कुछ जो कमियां क्या क्या रह गई उनको हम देखने जा रहे हैं। रदरफोर्ड ने हर चीज एक्सप्लेन कर दी, तो बस कुछ को छोड़ के, जैसे कि इन्होंने
पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से नहीं फैला होता है, इसके बारे में बताया। बट इन्होंने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बारे में कोई चीज़ नहीं बताई। इन्होंने नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर सेंटर बीच में उसके नहीं होकर के फैले हुए नहीं हो सकते हैं तो कहाँ हो सकते हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। यानी कि an accelerating electron must lose energy. Because of this energy the electron would slow down and will not be able to withstand the attraction of nucleus. यानी कि जो है इनके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन है मूव भी करता रहता है कंटिन्यू या फिर इधर उधर जाता रहता है, अपने जगह चेंज करता रहता है, सर्कल में भी अगर राउंड लगाता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा, क्योंकि चलने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी लॉस होगी, खत्म भी होगी। अगर एनर्जी खत्म हो रही है तो फिर उसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, तो फिर उसका मूवमेंट भी क्या होगा, पहले के मुकाबले स्लो हो जाएगा। अगर मूवमेंट स्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे सेंटर में आकर के गिर जाना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन आती है तो इसका मतलब एटम स्टेबल ही नहीं है, यानी जो एटम है उसका स्थायित्व नहीं होता है। बट ऐसा नहीं होता है, एटम क्या है, स्टेबल है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर सके। नेक्स्ट, इट्स मॉडल डज नॉट शो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं उनको इनका जो मॉडल है वो सही तरीके से नहीं बता सका, या फिर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे। तो ये तो बात थी हमारे थॉमसन के मॉडल की, जो लिमिटेशन थी उनकी, और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया, रदरफोर्ड का क्या मॉडल था और रदरफोर्ड की क्या कमियां रह गई। तो ये तो हमारे आज के टॉपिक्स थे। और जो नेक्स्ट आएगा इनके बाद साइंटिस्ट आएंगे नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या करा है, वापस से इनसे जो कुछ बेटर करके अपना वापस से मॉडल दिया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग एक बार कंप्लीट पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम हो वापस से डिस्कस कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।